वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स। इसमें हम नंबर एवरेज मेथड लेंगे और वेट एवरेज मेथड लेंगे और साथ में इसकी सिग्निफिकेंस लेंगे। शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा कि ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको बहुत ही सिंपल वे से एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे ताकि ये जो कंसेप्ट है ये कंफ्यूज ना करे और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो शुरू यहां से करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, जो पॉलीमर्स रहते हैं वो हाई मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स या मैं बोलूंगा सब्सटेंसेस रहते हैं, पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर मैं टिपिकल कंडेंसेशन पॉलीमर्स ले लूं तो वहां पे मॉलिक्यूलर मास जो रहता है वो रहता है फ्रॉम 15,000 to 20,000 इस रेंज में। लेकिन एडिशन पॉलीमर्स की जो रेंज है वो बहुत ही ज्यादा है। मैं बोलूंगा एडिशन पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास जो रहता है वो 10⁵ to 10⁶ रहता है, यानी 1,00,000 से लेके 1,000,000 तक इनका मॉलिक्यूलर मास रह सकता है। और दूसरी बात, ये जो पॉलीमर्स रहते हैं इनकी चेन लेंथ सेम नहीं रहती, इन्हें साइज इनका सेम नहीं रहता और मॉलिक्यूलर मास हर एक चेन का, पॉलीमर चेन का सेम नहीं रहता। मान लीजिए हमने एक पॉलीमर बनाया, उसमें जो पॉलीमर चेन्स होंगी वो कुछ लंबी होंगी, कुछ छोटी होंगी, कुछ दरमियानी दर्जे की होंगी, या मैं बोलूँगा मीडियम साइज की होंगी, तो कुछ ऐसा बहुत ही ज़्यादा लंबे होंगी। तो मैं बोलूँगा कि जो पॉलीमर्स रहते हैं ये पॉलीडिस्पर्स रहते हैं। क्या रहते हैं? पॉलीडिस्पर्स, यानी इनके साइजेस एक जैसे नहीं रहते हैं। ठीक, पॉलीमराइजेशन के दौरान कोई चेन बहुत ही लंबा बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल MX एक चेन बन गई, दूसरी चेन MY थोड़ी लंबी बन गई, तीसरी और छोटी, चौथी और लंबी, फिर पांचवी जो थोड़ी दरमियान साइज की हो गई या मीडियम साइज की बन गई। तो इस तरह से पॉलीमर्स में कह सकता हूं कि ये एक ही साइज के नहीं बनते, अलग अलग साइज की चेन्स बनती हैं। ऐसे पॉलीमर्स को हम कहते हैं पॉलीडिस्पर्स पॉलीमर्स। तो वैसे भी पॉलीमर्स जो रहते हैं ना वो पॉलीडिस्पर्स ही रहते हैं, यानी एक पॉलीमर सैंपल में जो चेन्स रहेंगी वो एक साइज की नहीं रहेंगी, वो अलग अलग साइजेस की रहती है। ठीक है, तो अगर अलग अलग साइजेस की रहेंगी तो उनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो भी अलग अलग होगा, है ना, वो भी अलग अलग होगा। किसी का MX है, किसी का MY, किसी का MZ, किसी का MA, किसी का MB। अगर अलग अलग मॉलिक्यूलर मास है तो फिर हम ये नहीं बता सकते कि इस पॉलीमर सैंपल में चेन्स का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ये तो नहीं बता सकते, लेकिन एवरेज मॉलिक्यूलर मास बता सकते हैं। यानी इन सब चेन्स का जो मास है वो ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल मास या टोटल नंबर, यानी एवरेज मॉलिक्यूलर मास हम ले सकते हैं। और एवरेज मॉलिक्यूलर मास हम दो तरीकों से ले सकते हैं। एक तरीका है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास और दूसरा जो है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इसको हम MN बार से दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं MW बार। अब ये दोनों क्या है, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझेंगे नंबर एवरेज क्या रहता है, यानी MN बार क्या रहता है। तो ये मैं यहां पर समझा देता हूं। सपोज मेरे पास में एक पॉलीमर है और उस पॉलीमर में डिफरेंट साइजेस के चेन्स बन गए। सपोज ये जो पिंक कलर आपको दिख रहा है ये एक टाइप का पॉलीमर है। इन पॉलीमर मॉलिक्यूल्स का या इन पॉलीमर चेन्स का जो मास है, मोलर मास है, वो है सपोज M1। और मान लीजिए इसमें N1 मोल्स बन गए, ऐसे N1 पार्टिकल्स बन गए। और फिर दूसरा पॉलीमर जो है वो जो ब्लू कलर में मैंने दिखाया है, ऐसे पॉलीमर पार्टिकल्स का या चेन्स का जो मास है, मॉलिक्यूलर मास, वो M2 है। तो इसका मतलब ये अलग मॉलिक्यूलर मास है इन पार्टिकल्स का, इनका अलग है। और इसका जो नंबर है सपोज 10, 15, 20 जो भी है, हम इसको रखेंगे N1। और इनका भी नंबर अलग है, इसको हमने रख दिया N2। अब यहाँ पे तीसरा जो साइज बन गया पॉलीमर का, उनका मॉलिक्यूलर मास मैंने रख दिया सपोज M3। ये तीसरी टाइप की चेन है, ये तीसरी टाइप का पॉलीमर मॉलिक्यूल्स है। और इसमें मान लीजिए सपोज 100 मॉलिक्यूल्स ऐसे बन गए, तो मैंने इनको रख दिया नाम N3। तो इसका मतलब ये इनका मॉलिक्यूलर मास, ये इनका नंबर, टोटल नंबर।
ये इनका मॉलिक्यूलर मास, ये इनका नंबर, ये इनका मॉलिक्यूलर मास, ये इनका नंबर। ठीक है। सो n जो है, n यहाँ पे मैंने सिंपल नंबर बताया, ये एक्चुअली है नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बदले में नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, और एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना। और ये जो m है मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, इतना याद रख लेना। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको कैसे करते हैं। मैंने आपको दिखाया कि हमारे पास में सपोज 3 टाइप के पॉलीमर चेन्स या 4 टाइप के पॉलीमर चेन्स बन गए, सबके मॉलिक्यूलर मास अलग अलग हैं। इनको हमने ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी अलग अलग कर दिया इस पॉलीमर चेन्स को। उसके बाद में हमने देखा कि इस मॉलिक्यूलर मास में कितने पार्टिकल्स आते हैं, इस मॉलिक्यूलर मास में कितने पार्टिकल्स या चेन्स आते हैं, इस मॉलिक्यूलर मास के कितने पार्टिकल्स या चेन्स आते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। मैंने कहा ना कि एक मोल जो रहता है, एक मोल का मतलब रहता है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। जिस तरह एक दर्जन में 12 चीजें रहती है, वैसे तो नंबर ऑफ मोल्स यानी n, वो हमें मालूम है, वो बराबर था वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो फिर वेट किसके बराबर आएगा? वेट आएगा फिर नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। इसको इधर लेके जाओ, तो वेट बराबर आएगा मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ये हमारे पास फॉर्मूला, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है। अब अगर हमें जो हमारे पास में अभी पॉलीमर सैंपल था जिसमें 3 टाइप के पार्टिकल्स हमने दिखाए, उसमें हमें टोटल वेट ऑफ ऑल पॉलीमर मॉलिक्यूल्स निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, हम उन पॉलीमर मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट इनटू नंबर ऑफ मोल्स वो कर देंगे। ठीक है। और फिर उनको आपस में ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास में M1 टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थे N1 मोल्स, तो मैं कहूँगा N1 इंटू M1 यानी मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्रुप 1। ठीक। प्लस मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्रुप 2 जो दूसरा ब्लू कलर का था वहाँ पे। फिर मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्रुप 3 यानी जो रेड कलर के पार्टिकल्स थे, है ना। तो ये इस तरह से हमें टोटल वेट मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट ईच ग्रुप का। फिर इनको जमा कर देंगे तो हमें टोटल वेट मिल जाएगा। ठीक है। ये है टोटल वेट ऑफ पॉलीमर्स यानी पूरा सैंपल का वेट। अब इस टोटल वेट को अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दूं, नंबर ऑफ मोल्स, तो मुझे नंबर एवरेज मिल जाएगा। नंबर एवरेज क्या है? टोटल वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, यानी जो भी जितने भी है, जितना भी वेट है वहां पे पॉलीमर मॉलिक्यूल्स का, उस सब का जमा किया हमने और डिवाइड बाई किया कि कितने मोल्स थे। तो इसके हिसाब से हर एक मोल पे कितना वेट आएगा या कितना वजन मिलेगा, उसको हम कहते हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल वेट का क्या है हमारे पास में? N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 एंड सो ऑन। अगर कुछ और भी होगा तो मैं लिखूंगा टोटल वेट N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 प्लस सो ऑन डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस सो ऑन, यानी वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये जो सो ऑन मैंने लिखा ना, तो ये मैंने इसलिए लिखा, हमने तो 3 टाइप के पार्टिकल्स लिए। अगर हम ज्यादा भी लेंगे, सपोज 4-5 टाइप के पार्टिकल्स भी होंगे वहां पे, तो आप उसको यहाँ पे वैसे ही अकॉर्डिंगली ऐड करते जाएंगे। तो ये बन गया इसका नंबर एवरेज का फॉर्मूला। ठीक। इसको गौर से देखो और समझो। इसके बाद में इस नंबर एवरेज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं लिखूंगा कि ये N का और M का जो है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूलर मासेस का जो है ये सम है, तो मैं कहूँगा सम ऑफ NiMi। I मीन्स 1 2 3 यहाँ पे है ना, डिवाइड बाय करेंगे सम ऑफ क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो ये बन जाएगा MN नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? यहां तक तो क्लियर है, शाबाश। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक पॉलीमर है, उसमें 100 पॉलीमर मॉलिक्यूलर वेट के 5 मोल्स बन गए, 50 मॉलिक्यूलर वेट के 10 मॉलिक्यूल्स बन गई, 1000 मॉलिक्यूलर वेट का 1 मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है। अगर मैं इनको जमा कर दूं
यानी कितने मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास, मुझे टोटल मास मिल जाएगा। डिवाइड बाय करूंगा मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स कितने, ये 5, 10, 1, 5, 10 + 1, वो बन जाएगा 2000 डिवाइड बाय 11। ये क्रूड एग्जाम्पल है। तो आप ऐसे ही अगर आपको दिया गया है मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर्स का, उनका नंबर दिया गया है ऑलरेडी, यानी नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, तो आप नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब हम देखेंगे वेट एवरेज कैसे निकालते हैं, जिसमें अक्सर लोग फंसते हैं। वेट एवरेज बहुत ही सिंपल है, वो मैं दिखाता हूं आपको। वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास को हम m/W से दिखाते हैं। इस बार क्या करेंगे हम, इस बार हम नंबर ऑफ मोल्स नहीं लेंगे, हम लेंगे वेट कितना है, वेट कितना है। सपोज हमारे पास में ये पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मोलर मास है m1, दूसरी कैटेगरी का मोलर मास है m2, ये तीसरी कैटेगरी का है m3, लेकिन इनका जो वेट आता है, इनका वेट वो आता है W1 टोटल वेट, इनका टोटल वेट आता है W2, इनका टोटल वेट आता है W3। ठीक है, तो अब अगर हमें वेट एवरेज निकालना हो तो वेट एवरेज कैसे निकालेंगे हम करेंगे कि ये कितने हैं, सिंपल सी टेक्निक बता रहा हूं मैं, यानी हम कहेंगे कि ये मास इनका कितना है और मोलर मास, तो डिवाइड बाय करेंगे इनका। जैसे यहां पे मैं ऐसा लूंगा वेट एवरेज का W1 M1 प्लस W2 M2 प्लस W3 M3, डिवाइड बाय करूंगा मैं W1 प्लस W2 प्लस W3। जैसे हमने नंबर एवरेज में लिया, यहाँ पे हमने वेट एवरेज में, यानी हमने यहाँ पे वेट से मल्टीपल किया, फिर वेट से डिवाइड किया, जिस तरह से नंबर एवरेज में करते हैं। वहां पे हम नंबर एवरेज निकालते हैं, यहाँ पे वेट एवरेज निकालते हैं। अब इस वेट एवरेज का क्या मतलब है और उसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो ये जो वेट है, ये वाला वेट सिर्फ इनका है, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स का। ये वाला जो वेट है ये इस टाइप के मॉलिक्यूल्स का, ये वाला वेट इस टाइप के मॉलिक्यूल्स का है। अब यहाँ पे इनमें कोई वेट ज्यादा भी हो सकता है, कोई वेट कम भी हो सकता है। अब एवरेज वेट क्या होगा पर चेन का, एवरेज वेट उसी को हम कहते हैं यहाँ पे मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, या मॉलिक्यूलर वेट। इसको आप सिंपली क्या करेंगे, जिस तरह से आपने नंबर एवरेज में किया N1 M1 प्लस N2 M2, यहाँ पे करना है W1 M1 प्लस W2 M2 प्लस W3 M3 एंड सो ऑन, डिवाइड बाय W1 प्लस W2 प्लस W3। यानी वहां पे हम नंबर पे एवरेज निकालते हैं, यहाँ पे हम वेट पे एवरेज निकालते हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए और थोड़ा सा और समझने के लिए क्या करेंगे, वेट जो रहता है वो बराबर रहता है मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, जो हमने पिछले पेज पे डिस्कस किया था, है ना। पीछे जो हमने डिस्कस किया ना कि वेट कैसे हम निकाल सकते हैं, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि मोल्स बराबर रहते हैं वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, ये हो गया। तो इसका मतलब W जो है, W को मैं लिख सकता हूं फिर नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, या फिर W1 किसके बराबर होगा, फिर N1 इंटू M1, W2 किसके बराबर होगा N2 M2 और W3 N3 M3 एंड सो ऑन। फिर मैं इसके बदले में यहाँ पे W के बदले में NM लिखूंगा, या W1 के बदले में N1 M1 लिखूंगा। देखो फिर ये इक्वेशन बन जाएगी N1 M1 इंटू ये M1, फिर W2 के बदले में N2 M2, फिर ये M2, फिर प्लस N3 M3 यानी W3 के बदले में इंटू ये M3। ठीक, डिवाइड बाय करेंगे, डिवाइड बाय W ही करना है ना, तो W1 के बदले में क्या लिखेंगे N1 M1, W2 के बदले में N2 M2, W3 के बदले में N3 M3। क्लियर, शाबाश। अब यहाँ पे देखो M1 इंटू M1 ये बन जाएगा M1 स्क्वायर, यानी N1 M1 स्क्वायर प्लस N2 M2 स्क्वायर, ठीक, फिर N3 M3 स्क्वायर प्लस सो ऑन, डिवाइड बाय करेंगे N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ NI
यानी कोई भी नंबर ऑफ मोल्स इनटू उसका मोलर मास का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे है ना, इनका सम, नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास के स्क्वायर का सम करना, हमें डिवाइड बाय करना है नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास, इसका मल्टीपल। ठीक, तो ये हो गया मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरह से ये निकालते हैं। ठीक है, अब आप कोई भी एग्जांपल लेंगे, जैसे हमने पिछले पेज पे डिस्कस किया था एग्जांपल, वहां पे हमने नंबर एवरेज लिया, तो यहाँ पे मास एवरेज लेंगे। वहां पे हमने लिया था 5 × 100, लेकिन यहाँ पे 5 × 100 स्क्वायर लेंगे। वहां पे हमने लिया था 10 × 50, यहाँ पे 10 × 50 स्क्वायर। यहाँ वहां पे लिया था 1 × 1000, यहाँ पे 1 × 1000 स्क्वायर। वहां पे हमने डिवाइड किया था 5 + 10 + 1, लेकिन यहाँ पे N1 M1 करना है ना, 5 × नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। ठीक है, 5 × 100, 10 × 50, 1 × 1000। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये हम देखेंगे। यानी हम ये जो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास या वेट एवरेज, नंबर एवरेज, इससे क्या मिलता है हमें। सबसे पहले तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके बाद में यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद में हमें स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बीच में एक रिलेशन ड्रा करने में हेल्प मिलता है। इस तरह से हमें मैकेनिज्म का क्लू मिलता है कि इसमें किस तरह का मैकेनिज्म है। यानी एवरेज मॉलिक्यूलर मास से हमें ये पता चल जाता है कि ये कौन से मैकेनिज्म से बना होगा। सपोज बड़े चेन्स होंगे तो हम ये कहेंगे कि ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बने हैं, तो छोटे चेन्स होंगे तो हम बोलेंगे कि ये यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बने होंगी। तो इस नंबर एवरेज या मास एवरेज की मदद से हमें ये सब चीज़ें पता चल जाती है। अब ये नंबर एवरेज और मास एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज यहीं तक।